Hello everybody, welcome to this session of Raghuvansh English Learning and Improvement Classes। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस एंड क्लॉज। सेंटेंस और क्लॉज किसे कहते हैं? हम लोग जानते हैं कि सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है जो कि एक मीनिंग देता है, जो अर्थ देता है। जैसे ही गोज टू मार्केट इन द इवनिंग, वह शाम को बाजार जाता है। ही गोज टू मार्केट इन द इवनिंग, ये पूरा एक सेंटेंस है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो सुबह जल्दी उठता है। तो इस तरह से एक वाक्य में एक कर्ता हो और क्रिया हो, फाइनाइट वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब सेंटेंस बड़ा भी हो सकता है और एक सेंटेंस छोटा भी हो सकता है। जनरली हम जानते हैं कि एक सेंटेंस शुरू से लेकर के और अंत में उसके फुल स्टॉप लगा होता है, वो पूरा एक सेंटेंस कहा जाएगा। अब इसमें हमने तरह तरह के सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। देखो, ट्रैवलर्स रीच दियर डेस्टिनेशन इन टाइम, चिल्ड्रन वर्क हार्ड ड्यूरिंग दियर एग्जामिनेशन। अब इन वाक्यों को पढ़ने से हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें देखिए एक सब्जेक्ट है और इसमें भी एक सब्जेक्ट है। इसके बाद यह है रीच क्रिया और वर्क, इसमें भी क्रिया है। इसका मतलब कि एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, अगर क्रिया कर्ता और क्रिया मिल जाते हैं तो वो एक वाक्य बन जाता है। चिल्ड्रन वर्क हार्ड यहां तक भी हो सकता था, नहीं तो पूरे सेंटेंस को और भी थोड़ा क्लियर करने के लिए ड्यूरिंग देयर एग्जाम कह दिया गया है, नहीं तो चिल्ड्रन वर्क हार्ड यहां भी वो कंप्लीट वर्क सेंटेंस हो सकता था। ट्रेवलर्स रीच देयर डेस्टिनेशन, यहां तक भी एक सेंटेंस हो सकता था, लेकिन और भी क्लियर करने के लिए इसमें हमें जोड़ दिया गया। तो सेंटेंस काफ़ी बड़ा भी हो सकता है और वो छोटा भी हो सकता है। अगर उसमें सब्जेक्ट और वर्ब है तो वह पूरा एक सेंटेंस कहा जाएगा। देखिए, इसमें एक प्रकार से इस वाक्य में हम सिंपल बात कहते हैं। सिंपल बात एक तरह से आपको किसी तरह की सूचना दी गई है, तो इसीलिए इसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या इसको असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। सामान्य वाक्य, सिंपल सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, जिसमें कि बिल्कुल सिंपल वाक्य होता है, इसमें किसी प्रकार का प्रश्न नहीं होता है, किसी प्रकार की अन्य भावना व्यक्त नहीं की जाती है, आपको किसी तरह का एक स्टेटमेंट दिया जाता है। इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट, इसे हम स्टेटमेंट भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार का वाक्य देखेंगे हम तो वेयर डू यू लिव, यहां पर प्रश्न किया गया है। वेयर डू यू लिव, ये प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, और इन दोनों वाक्यों में वेयर और यहां व्हाट, और पूछा गया है कि तुम कहां रहते हो और व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इस सेंटेंस को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये पहला सिंपल सेंटेंस, स्टेटमेंट, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरे प्रकार के सेंटेंस को हम देखेंगे, व्हाट अ फाइन डे इट इज, वाह आज कितना सुंदर दिन है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश कितनी अच्छी हो रही है। तो इस तरह से ऐसे फीलिंग्स को प्रकट करने वाले, भावों को, इमोशंस को प्रकट करने वाले, या आश्चर्य या विस्मय से कहे जाने जो वाले वाक्य होते हैं, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी माने विस्मय सूचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कि इसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लास्ट सेंटेंस के लास्ट में लगा होगा। और चौथे प्रकार का वाक्य हम देख रहे हैं इसमें, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, हमेशा अपने बड़ों का पालन, आज्ञा का पालन करो। शो मी योर बैग, तुम अपना मुझे बैग दिखाओ। इसका मतलब कि किसी को किसी प्रकार का आदेश दिया गया है या उसको एडवाइस दी गई है, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अब हमने देखा कि ये सेंटेंस, चार प्रकार के सेंटेंसेस, भावों के अनुसार चार प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं।
अब हम इनको फीलिंग्स के आधार पे, इनको हमने फीलिंग्स के आधार पे या बोलने के स्टाइल के आधार पे, ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर के आधार पे सेंटेंसेस के और भी प्रकार होते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, व्हाट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर, वो सेंटेंसेस हम उनको सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जानते हैं। तो स्ट्रक्चर के आधार पर स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस पहला तो सिंपल सेंटेंस होता है। सिंपल सेंटेंस जैसे जिसमें कोई बात आपको सूचना दी गई होती है, सामान्य रूप से कोई बात कही जाती है, जैसे टीचर taught a chapter to students। ये सिंपल सेंटेंस है। ये इसी प्रकार की एक सूचना दी गई है कि टीचर ने एक चैप्टर स्टूडेंट्स को पढ़ाया, टू स्टूडेंट्स। दूसरा सेंटेंस होता है, इसको कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड, अब इसमें कंपाउंड सेंटेंस का मतलब होता है कि अगर इसी सेंटेंस के आगे और कोई वाक्य बोला गया है किसी कनेक्टिव के द्वारा, तो उसको हम कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। मान लीजिए टीचर, इसी को हम कहें टीचर taught a chapter and asked questions from it। टीचर ने चैप्टर को पढ़ाया। इसमें 2 सेंटेंसेस हैं। सेंटेंस हालांकि पूरा तो एक सेंटेंस है, अगर देखा जाए तो शुरू से लेकर के और जहां तक फुल स्टॉप है उसको एक सेंटेंस माना जाता है। लेकिन एक सेंटेंस इसको भी कहते हैं कि अगर एक सेंटेंस में फुल स्टॉप तक 2 कर्ता और 2 क्रिया है तो इसका मतलब 2 सेंटेंसेस हो गए। इसका मतलब कि एक सब्जेक्ट ये हो गया और ये वर्ब हो गई। दूसरा आस्क्ड, यहां वर्ब हो गया, लेकिन ये सब्जेक्ट यही है टीचर, यहां भी एंड द टीचर आस्क्ड क्वेश्चन, तो सब्जेक्ट इसी का यहां जो है एक ही सब्जेक्ट था, यही यहां भी काम कर रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसके 2 पार्ट हो गए। इस पूरे सेंटेंस के 2 पार्ट हैं। एक तो टीचर टॉट ए चैप्टर एंड यहां से ये मेन हो गया एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस है एंड ही आस्क्ड क्वेश्चंस। एंड आज हमने ही नहीं लिखा है, यहां ही लगा सकते हैं, एंड ही आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम इट। तो इसमें हमने देखा 2 सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। इसमें केवल एक सेंटेंस था तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। इसमें 2 सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं। अब किससे जुड़ा हुआ है? ये एंड से जुड़ा हुआ है। एंड, तो ऐसे सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस कहे जाते हैं। और अब कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं ये हम आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में। तीसरे टाइप का पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें भी एक कनेक्टिव का प्रयोग होता है। जैसे दे टुक रेस्ट बिकॉज they were tired। देखिए इसमें भी दो सेंटेंसेस हैं। एक कर्ता क्रिया यहां भी है, ये सब्जेक्ट हो गया, और यहां ये वर्ब हो गया, और यहां जो है ये दे फिर सब्जेक्ट आ गया है, और वर टायर्ड अगर ये पूरा वर्ब है, क्योंकि पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है दे वर टायर्ड, ये पूरी वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा
वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, दे वर टायर्ड। तो हम देख रहे हैं इसमें बिकॉज से वाक्य को जोड़ा गया, दूसरा वाक्य बिकॉज से जोड़ा गया है। अब यहां देखिए एंड से जुड़ा था तो कंपाउंड सेंटेंस, यहां बिकॉज से जुड़ा है तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब हम आते हैं कि सिंपल स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस में पहला सिंपल सेंटेंस होता है। तो अगर दो प्रकार के वाक्य लिखे गए हैं तो कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है, ये हम देखेंगे इसकी कनेक्टिव्स के आधार पे। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। मुख्य वाक्य का एक सेंटेंस में एक तो मुख्य वाक्य होगा और दूसरा उसके साथ जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य होगा जो कि किसी कनेक्टिव से जुड़ा होता है, इसीलिए उन दोनों सेंटेंसेस को हम क्लॉज कहते हैं। अब देखिए एक सेंटेंस ये लिखते हैं, टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। इसमें देखिए दो वाक्य हैं, यहां से यहां तक कनेक्टिव दैट जुड़ा हुआ है और फिर इसके बाद द अर्थ इज राउंड, ये यहां ये सब्जेक्ट है और यहां ये वर्ब है, यहां ये सब्जेक्ट है और यहां ये वर्ब है, मेन वर्ब। हालांकि ये नॉन फंक्शनल वर्ब है, नॉन फंक्शनल नॉन एक्शन वर्ब है, इज आर एम अर्थात बी के फॉर्म्स को इन एक्शन या नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। तो इसमें देखिए इसमें दैट से जुड़ा हुआ है, तो ये एक क्लॉज तो ये हो गया और एक क्लॉज ये हो गया। अब हम इसको जैसे हमने सेंटेंसेस में सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया था, उसी तरह से उन्हीं सिंपल सेंटेंस को हम अब सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस को मेन क्लॉज कहा जाता है। मेन क्लॉज, मेन क्लॉज अर्थात पूरे वाक्य में जो मुख्य वाक्य है उसको हम मेन क्लॉज कहेंगे, अथवा इसको प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज जिसको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं होती है और अन्य दोनों प्रकार के वाक्यों को सहायता की जरूरत होती है, वो जोड़ करके बनते हैं और मेन क्लॉज किसी से जुड़ता नहीं है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो सिंपल सेंटेंस में को हम मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। दूसरा सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, अब कंपाउंड सेंटेंस को कौन सा क्लॉज कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस को कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बोलते हैं। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा सेंटेंस जो अभी हमने देखा था कि दैट से बना हुआ था या बिकॉज से जुड़ा हुआ एक वाक्य था, तो उसको हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया था। अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स ये कैसे बनते हैं, कैसे हम कहेंगे कि ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, कैसे हम कहेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस या कोऑर्डिनेट क्लॉज है, या कैसे हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सेंटेंस और इसको सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब देखिए मेन क्लॉज जो होता है इसमें किसी प्रकार का कोई कनेक्टिव नहीं होता है, ये इसको हम लिख लेंगे विदाउट कनेक्टिव। ये मेन क्लॉज होता है जिसको किसी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं होती है, कनेक्टिंग वर्ड की जरूरत नहीं होती है अपना भाव व्यक्त करने के लिए। दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, अर्थात इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसका मतलब कि ये क्लॉज एक दूसरे से मेन वाक्य से तो ये जुड़े होंगे लेकिन इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है। मेन क्लॉज के ऊपर ये डिपेंड नहीं होगा, ये उसके बराबर ही सहभागिता का रोल अदा करता। कोऑर्डिनेट का मतलब साथ काम करने वाला, कोऑर्डिनेट करने वाला, जोड़ने वाला, किसी बराबर के स्तर पर
काम करने वाला, उसको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे, अर्थात इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, मेन क्लॉज पर डिपेंड नहीं होगा। और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको कि हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, ये नाम से ही लगता है। देखो सबऑर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ, मेन क्लॉज के अधीन काम करने वाला, अधीनस्थ हम इसको हिंदी में समझ लेंगे तो इससे क्लियर हो जाएगा, अधीनस्थ उपवाक्य। तो क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य। मेन क्लॉज से जुड़े हुए जो भी अन्य 2 या 3 जो भी अन्य सेंटेंसेस हैं, उनको हम क्लॉज के नाम से जानते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ये तीनों क्लॉजेस या सेंटेंसेस को स्टडी कर लिया तो हमने देख लिया कि सिंपल सेंटेंस को मेन क्लॉज कहते हैं, और कंपाउंड सेंटेंस को कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। सबऑर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ काम करना, अधिकारी के अधीन काम करना, अर्थात अधिकारी मेन क्लॉज होता है और उसके अंडर काम करने वाला वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अब हम देखेंगे कैसे हम डिसाइड करेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इसके लिए कुछ कनेक्टिव्स हैं। देखिए अब हम इसको लिखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जैसा कि हम जानते हैं कि मेन क्लॉज में कोई कंजंक्शन नहीं होता है। कंजंक्शन माने जोड़ने वाला शब्द। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये हैं जिन अगर जो वाक्य में लगे होते हैं मेन क्लॉज से जुड़ेंगे तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे और उनको कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे या कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे, दोनों हम कहते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं? ये है एंड, बट, एज वेल एज, so, therefore, still, neither, nor, either or, while, whether। अब यही इतने सारे ETC, मतलब 2 एक और होंगे, नहीं तो यही जो हैं यही कंजंक्शंस वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं और ये कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं या कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। हम कुछ भी दोनों कह सकते हैं। अब जैसे हमने लिखा कि ही वॉज इल, सो ही डिड नॉट अटेंड हिज ऑफिस, अटेंड द ऑफिस। देखिए इसमें ही वॉज इल यहां तक तो एक सेंटेंस है, सो से जुड़ा हुआ सेंटेंस, इसके बाद ये दूसरा सेंटेंस यहां से यहां तक है। तो इसमें कैसे सेंटेंस कहेंगे? क्योंकि यहां भी ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, नॉन एक्शन वर्ब है, और इसके बाद ये सब्जेक्ट है और ये डिड नॉट अटेंड ये पूरा वर्ब है सहायक क्रिया के साथ। तो अब हमने देखा इसमें 2 सब्जेक्ट, 2 सेंटेंसेस हो गए। अब ये 2 सेंटेंसेस जो हैं वो जुड़े हुए हैं सो से, सो या देयरफॉर। सो माने इसलिए, तो ही वॉज इल, वो बीमार था इसलिए वो ऑफिस अटेंड नहीं किया, उसने ऑफिस अटेंड नहीं किया। तो सो जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये कौन सा क्लॉज हो गया? ये कंपाउंड क्लॉज हो गया। इसको हम लिखेंगे कंपाउंड क्लॉज, कंपाउंड क्लॉज। और ये हो गया मेन क्लॉज, मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। इस वाक्य के 2 भाग हैं, एक तो मेन क्लॉज और दूसरा कंपाउंड क्लॉज। दूसरा और वाक्य हम देखेंगे, द टीचर took the roll calls, took the roll call and ordered students to sit down। अब इसमें देखिए यहां एंड से जुड़ा हुआ है, ये यहां पूरा एक सेंटेंस है, मुख्य वाक्य है ये, द टीचर टुक द रोल कॉल, टीचर सब्जेक्ट हो गया, यहां पे
और टुक जो है ये वर्ब हो गया, तो इसका मतलब एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक है, रोल कॉल तक। एंड ही यहाँ पे नहीं लिखा गया, उसी टीचर के लिए यहाँ एक सब्जेक्ट जो है वो हिडन है, वो छिपा हुआ है, लिखा नहीं गया सेंटेंस में को ऑड से बचाने के लिए कि कहीं वो भद्दा न दिखाई दे। एंड ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑर्डर ये जो है ये वर्ब आ गई और उसका वर्ब सब्जेक्ट जो है छिपा है करता टीचर, लेकिन यहाँ पे एंड का प्रयोग हुआ है, एंड माने और, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज, और ये कंपाउंड क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस है, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है, कोऑर्डिनेट, इसी को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कह सकते हैं और इसी को हम कंपाउंड सेंटेंस भी कह सकते हैं। अब इस दो प्रकार के सेंटेंस हमने कर लिए, इसमें और भी टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे, जैसे एक आध हम नीदर नॉर का प्रयोग कर लेंगे। नीदर रवि attended his duty nor his friend। अब देखिए यहां देखा जाए तो नीदर राम अटेंडेड हिज ड्यूटी, यहां से यहां तक तो एक सेंटेंस है, और ये नाइदर जो है ये नाइदर नॉर या नीदर नॉर भी कहते हैं, ये जुड़ा हुआ है, हमने पहले लिख दिया। हालांकि यहाँ रवि अटेंडेड हिज ड्यूटी ये मेन वर्ब है या प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, और नाइदर हिज फ्रेंड अटेंडेड हिज ड्यूटी, ये क्योंकि एक ही सेंटेंस से काम चल गया है, एक ही सब्जेक्ट वर्ब से काम चल गया है, इसलिए इसमें हमने सेंटेंस को आगे लिखा नहीं है, नाइदर रवि अटेंडेड हिज ड्यूटी नॉर हिज फ्रेंड। तो इस प्रकार से ये जो है ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ही met an accident while he was crossing the road। इसमें क्रॉसिंग द रोड, इसको हमने देखा, ही मेट एन एक्सीडेंट, यहां से यहां तक एक है, वाइल से जुड़ा हुआ है, वाइल क्योंकि ये कंपाउंड सेंटेंस में आता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज या कंपाउंड सेंटेंस हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो हमें केवल अगर हमें ये पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यही हैं, तो हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि वह कोऑर्डिनेट क्लॉज है और कंपाउंड सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ही सबऑर्डिनेट क्लॉज हम कहते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके कंजंक्शंस कौन कौन से हैं, इनकी लिस्ट लंबी है। जैसे WH वाले जितने भी वर्ड्स हैं, जो WH की फैमिली है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हुज, हुम, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ लॉन्ग एटसेट्रा, तो WH वाले वर्ड्स की जो फैमिली है सारे व्हाइल और वेदर को छोड़ करके, जो कि अभी हमने इसमें बताया था, व्हाइल और वेदर ये आते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आते हैं, ये WH की फैमिली, वर्ड्स की फैमिली जो है। इसके बाद इफ है, बिकॉज और सो दैट, अनलेस, until, और if, because, so that, unless, until, since माने जब से, आफ्टर, बिफोर, ये सारे कंजंक्शंस, ये बहुत बड़ी लिस्ट है,
इनकी कंजंक्शंस की। अब हम इसको देखेंगे कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बने हैं। द टीचर told the students how he had solved the question. टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, यहां तक तो एक सेंटेंस है और ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, जो कि जिसको बोलने के लिए किसी प्रकार के आधार की जरूरत नहीं है, वह स्वयं इतना समर्थ है कि उसका पूरा अर्थ निकलता है। ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है कि वह वाक्य जिसको बोलने के लिए हमें प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर रहना पड़ता है। जब तक हम प्रिंसिपल क्लॉज की सहायता नहीं लेंगे तब तक इसका अर्थ नहीं निकलेगा, ये पूरा इंडिपेंडेंट अर्थ देता नहीं। जैसे हम कहें हाउ ही हैड सॉल्व द क्वेश्चन, कैसे उसने प्रश्न को हल किया, ये जब हम बोलेंगे तो इसका मतलब कि हमें ये बोलना पड़ेगा। हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हिच, हुज, हुम, ये सब हमें जो सेंटेंसेस होते हैं इनके लिए हमें मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहना पड़ेगा। इसीलिए इसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसके अंडर में रह करके ये काम करता है, इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता ये। क्योंकि अगर हम इतना ही बोलें हाउ ही हैड सॉल्व्ड द क्वेश्चन, उसने कैसे प्रश्न को हल किया था, इसका मतलब ये पूरा अर्थ निकलता नहीं जब तक कि हम इस पहले वाले सेंटेंस को या मेन क्लॉज को देखेंगे नहीं। दूसरा इसी प्रकार से ही asked me if I knew my friend's house. He asked me, यहां से यहां तक उसने मुझसे पूछा। ये पूरा एक वाक्य है, लेकिन ये if से जुड़ा हुआ है। If I knew my friend's house, यहां if जो है वो कनेक्टिव सबऑर्डिनेट क्लॉज का है, तो इसलिए ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। अर्थात ये इसके ऊपर अधीन है, अपने पूरे वाक्य का अर्थ व्यक्त करने के लिए इसे मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज का सहारा लेना पड़ेगा। तो मुख्य क्लॉज तो इसको बोलने के लिए किसी अन्य इसके आगे वाले किसी वाक्य का सहारा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि इसका अर्थ अपने आप में क्लियर है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, कुछ भी पूछा। लेकिन जब इफ लग गया, इसका मतलब कि इफ आई न्यू, इफ लगेगा तो इसका मतलब हमें कुछ जरूर बोलना पड़ेगा। जैसे ही इज वर्किंग हार्ड, वो कठिन मेहनत कर रहा है। सो दैट he may pass the examination. अब देखिए he is working hard, यहां तक तो पूरा भाव क्लियर है, तो ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। लेकिन यहां सो दैट माने ताकि या जिससे कि, अगर हम कहें ताकि या जिससे कि ही में वो हो सके पास एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन पास हो सके, जिससे कि वो एग्जामिनेशन पास हो के, इस अर्थ को निकालने के लिए हमें इसको बोलना जरूरी होगा। तो ही इज वर्किंग हार्ड, अगर इतना ही हम कह दें तो इसका मतलब सफिशिएंट पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन ये बोलेंगे अगर इसको मान लीजिए अभी नहीं बोलते हैं और ये बोलते हैं सो दैट ही में पास द एग्जामिनेशन, जिससे कि वो परीक्षा पास हो सके, इसका मतलब हो सके, इसका मतलब कि इसके पहले कुछ और बोलना था जो हमने बोला नहीं, इसलिए अपने इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए इस पर डिपेंड रहना पड़ता है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज भी ये कितने प्रकार के होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज होते हैं।
काइंड्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉज, काइंड्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉज। सबॉर्डिनेट क्लॉज कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। अब हम सबसे पहले नाउन क्लॉज के बारे में देख लेंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नाउन क्लॉज का मतलब है कि जो नाउन का काम करे। नाउन किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु को हम नाउन कहते हैं। जैसे माई फ्रेंड सेड दैट he would help me, he would help me। अब देखिए, माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा। अगर हम देखें तो ये पूरा मेन क्लॉज हो गया, यहां से यहां तक मुख्य क्लॉज हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब लेकिन ये दैट से जुड़ा है कि वो मेरी मदद करेगा, ऐसा उसने कहा। अब अगर हम यही छोड़ दें कि माई फ्रेंड सेड, मेरे मित्र ने कहा, क्या कहा, अगर क्या का जवाब मिलता है तो वो नाउन होता है। क्या वस्तु अथवा चीज नाम आ जाए तो हम इसको क्या, अगर हम यहां व्हाट का प्रश्न करें, व्हाट सेड, तो हम व्हाट का मतलब कोई चीज कहा, तो चीज हम जानते हैं कि नाउन होता है, इसलिए ये नाउन क्लॉज हो गया, ये नाउन क्लॉज। इसका मतलब कि जो क्लॉज पूरा नाउन का काम करता है, जहां एक चीज हमें लिखनी चाहिए थी वहां पूरा उस चीज के लिए एक सेंटेंस लिख दिया गया है। इसलिए दैट ही वुड हेल्प मी, ये पूरा नाउन क्लॉज है। सबॉर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज। सबॉर्डिनेट तो है ही, सबॉर्डिनेट के ये भाग है, सबॉर्डिनेट नाउन क्लॉज, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है। ऐसे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, आस्क्ड मी हाउ आई हैड डन दैट वर्क, उसने मुझसे पूछा कि वह काम मैंने कैसे किया था। अब देखिए यहां हाउ से जुड़ा है। अगर हम देखें ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, मुख्य क्लॉज तो हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। अब क्या क्या पूछा, ही आस्क्ड मी, अगर हम क्या का प्रश्न करेंगे तो आएगा, उसने पूछा कैसे मैंने इस सवाल को हल किया था, या मैंने उस काम को कैसे किया था। ही आस्क्ड मी हाउ आई हैड, सॉरी यहां हैड होना चाहिए था, हैड डन दैट वर्क, मैंने उस काम को कैसे किया था। तो यहां हाउ जो है ये नाउन का काम कर रहा है। हाउ माने कैसे, कैसे किया था, वो तरीका, जो मेथड है वो नाउन हो जाएगा, ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। अब जैसे इसमें ये तो मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आस्क्ड मी, मुझसे पूछा, क्या पूछा, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन क्लॉज है, लेकिन ये कर्म का काम कर रहा है। जिस काम को, जिस एक्शन को बताया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट पार्ट हो गया। और अगर हम ये कहें कि दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन is known to all, अब यहां पर क्या है, यहां जो है ये सेंटेंस जो दैट से जुड़ा, पहले ये देखिए दैट से जुड़ा होने वाला वाक्य कर्ता के बाद या क्रिया के बाद कहा गया है, ये क्रिया के बाद कहा गया है, इसका मतलब ये कर्म का काम कर रहा है। लेकिन यहां जो है ये कर्ता का काम कर रहा है, ये कर्ता के स्थान पे जो पहले आना चाहिए था वो कर्ता के लिए स्थान पे काम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट पार्ट ऑफ द नाउन क्लॉज है ये तो ऑब्जेक्ट पार्ट ऑफ नाउन क्लॉज और ये सब्जेक्ट पार्ट ऑफ नाउन क्लॉज, अर्थात जो सब्जेक्ट पहले आना चाहिए वो चीज हमने सब्जेक्ट के लिए लिख दिया, दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन इज नोन टू ऑल। अब नोन टू ऑल जो है ये मेन क्लॉज हो गया, लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कहाँ है,
इज नोन टू ऑल, इसमें सब्जेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब कि ये जो है इट इज नोन टू ऑल होना चाहिए। इट इज नोन टू ऑल, अगर हम इस सेंटेंस को और भी क्लियर करेंगे तो पाएंगे कि ही इट इज नोन टू ऑल दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तो क्योंकि अब इस सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ ये जुड़ने वाला वाक्य आ गया या कंपाउंड सेंटेंस लिख दिया गया है, तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यहाँ ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और नाउन क्लॉज है ही, जो चीज़ बताई जाती है, क्या, कहाँ आदि का जो उत्तर है अगर मिलता है तो वो हम नाउन क्लॉज कहेंगे। वेयर ही लिव्स, ही आस्क्ड मी वेयर माई फ्रेंड लिव्ड, उसने मुझसे पूछा मेरा मित्र कहाँ रहता, तो वेयर माई फ्रेंड लिव्ड जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज और नाउन क्लॉज होगा, नाउन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब दूसरा है, पहला तो नाउन क्लॉज हो गया, दूसरा है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज नाम से स्पष्ट है, एडजेक्टिव माने विशेषण, नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला क्लॉज जो होगा वो एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाएगा। जैसे द स्टूडेंट्स who passed in first division were given prizes। यहां पे देखिए द स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स के साथ मुख्य वाक्य जो है यहां से है, वर गिवन, स्टूडेंट्स वर गिवन प्राइजेस, वो विद्यार्थी प्राइज दिया गया उनको जो पास हो गए थे। अब देखिए स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करने वाला हु शब्द आ गया है, हु पास्ड, तो इसका मतलब कि ये कौन सा क्लॉज हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ये एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। They solved the questions easily which we found very hard। इस सेंटेंस में देखेंगे दे सॉल्व द क्वेश्चन, ये इसमें पूरा नाउन मतलब कि मेन क्लॉज ये पहले ही आ गया है, मेन क्लॉज पूरा है यहाँ पे पूरा नहीं, यहाँ पर मेन क्लॉज जो है कुछ पार्ट यहाँ है और कुछ यहाँ है। वर गिवन प्राइजेस, यहाँ मेन क्लॉज का पार्ट यहाँ है, द स्टूडेंट्स वर गिवन, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट को क्वालिफाई करना या नाउन को क्वालिफाई करने वाला ये पार्ट सेंटेंस का है, तो ये हम कहेंगे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। यहाँ पे देखिए मेन क्लॉज तो ये है सॉल्व द क्वेश्चन इजीली व्हिच वी फाउंड, यहाँ देखिए व्हिच माने व्हिच किसके लिए आया है, क्वेश्चंस के लिए आया है, क्वेश्चन नाउन है, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स नाउन है उसी तरह से ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जिसको कि हम लोगों ने बहुत हार्ड पाया, इसलिए इसको हम, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये इसलिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी तरह से हम सेंटेंसेस जितने बना के देखेंगे, खूब सारी एक्सरसाइजेज करते जाएंगे तो ये चीज़ बहुत ही क्लियर हो जाएगी। वैसे तो ये बहुत टिपिकल पार्ट माना जाता है, क्लॉजेस सेंटेंसेस ये बड़े टिपिकल पार्ट माने जाते हैं ग्रामर का, लेकिन इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो लॉट ऑफ प्रैक्टिस करेंगे तो हर प्रकार का सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। अब आता है एडवर्ब क्लॉज, तीसरा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब माने होता है क्रिया विशेषण, एडजेक्टिव तो विशेषण होता है जो कि नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन को। अब ये क्रिया विशेषण, इसका मतलब कि क्रिया को क्वालिफाई करने वाला होना चाहिए। एडवर्ब क्लॉज में, एडवर्ब क्लॉज का मतलब होता है क्रिया विशेषण के भावों को व्यक्त करने वाला वाक्य जो होता है वो एडवर्ब क्लॉज कहा जाएगा। अब एडवर्ब क्लॉज अर्थात वो क्रिया की विशेषता बतलाने वाला होगा वाक्य, जैसे बिकॉज
he was hospitalized, he did not attend the function, अब यहाँ बिकॉज ये जो है एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास है, क्योंकि ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन बता रहा है, रीजन, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है, ये रीजन बता रहा है। रीजन माने होता है कारण, वो क्यों नहीं फंक्शन अटेंड कर पाया, क्योंकि वो बीमार था, वो हॉस्पिटलाइज्ड था। और दूसरा वाक्य हम बोल रहे हैं, जैसे इफ यू टेक ए चेयर you can touch the ceiling, you can touch the ceiling। तुम if यदि, अब इस एडवर्ब क्लास ऑफ क्या है, ये किसको बता रहा है, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, ये कंडीशन बता रहा है, शर्त बता रहा है, कंडीशन, शर्त, कंडीशन माने होता है शर्त। इफ यू टेक ए चेयर, यदि तुम चेयर लोगे, यू कैन टच द सीलिंग, तो तुम सीलिंग को छू पाओगे। इसी तरह से सिंस माई फ्रेंड वॉज नॉट एट होम, ही कुड नॉट हेल्प मी। सिंस, यहां सिंस माने क्योंकि, यहां भी रीजन, बिकॉज माने क्योंकि और सिंस माने भी क्योंकि, तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है, यहां भी एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन। और ही टोल्ड मी द टाइम व्हेन द ट्रेन अराइव्स, when the train arrives। यहां देखिए when क्या है, एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है, ये टाइम शो करता है, एडवर्ब क्लास ये समय को बताने वाला, टाइम एडवर्ब होता है, समय को विशेषता बताने वाला है, when the train arrives। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्लासेस के 3 पार्ट्स हैं, मेन क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। मेन क्लास, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, जिसको और तीसरा होता, सेकंड होता है कोऑर्डिनेट क्लास, और इसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास। अब सबऑर्डिनेट क्लास में 3 और क्लासेस होते हैं जो कि एक नाउन का काम करता है, जो कंजंक्शन दैट से प्रायः जुड़े होते हैं, वो कंजंक्शन दैट से जुड़ने वाला सेंटेंस जो होगा वो नाउन क्लास बनाया गया। इसके अलावा हम जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्लास होगा, जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाला जो वाक्य होगा, कनेक्टिव से जुड़ा हुआ होगा, वो एडजेक्टिव क्लास होगा। और इसके बाद टाइम की, प्लेस की, मेथड की, रीजन की, कंट्रास्ट की, इन सब सिचुएशन को बताने वाला जो वाक्य होता है, कनेक्टिव जो इन सब सिचुएशन को बताते हैं, उनको हम एडवर्ब क्लास कहते हैं। तो इस प्रकार से, जैसे एक वाक्य लिखें, दो ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ड। अब देखिए यहाँ पे 2 से जुड़ा हुआ है, कंट्रास्ट है, इसको कहते हैं कंट्रास्ट। कंट्रास्ट माने विरोधाभास, कि मतलब मेहनत भी किया लेकिन फेल हो गया, तो इसको एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट कहेंगे। पूरा तो एडवर्ब क्लास है ये, लेकिन एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन, यहाँ एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर, कैसे किसी काम को किस तरह से हल किया है। इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल व्हाट इज सेंटेंस, व्हाट इज क्लॉज। क्लॉज इज नोन एज द असिस्टेंट सेंटेंस, या इसका उपवाक्य, इसको कहते हैं हिंदी में एक उपवाक्य कहा जाता है। मुख्य वाक्य से जुड़ा हुआ दूसरा वाक्य उपवाक्य होगा। वैसे तो देखा जाए मेन क्लास भी उपवाक्य ही हुआ,
लेकिन उसको प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। वो डिपेंड नहीं रहता, अपने आप ही सेंटेंस सफिशिएंट टू गिव इट्स मीनिंग फुल्ली, पूरे मीनिंग अपने आप ही देता है। बट इफ देयर इज सबऑर्डिनेट क्लास, इट डिपेंड्स फॉर द क्लियर मीनिंग ऑन द मेन क्लास और द प्रिंसिपल क्लास। एंड in subordinate class both the sentences are independent, they don't need any kind of help. It means that the connectives, वे connective से जुड़े हुए, subordinate connective से जुड़े हुए वाले वाक्य जो होते हैं उनको किसी प्रकार के मेन क्लास की आवश्यकता नहीं होती है अपने विचारों को, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए। So this is all about that sentence and clauses. I hope you have got the clear knowledge of this part of English grammar. Do your best. All the best. Thank you for watching this video.